मेरा नाम जय केशवानी है। मैं गोधरा से एक स्मॉल टाउन से आता हूँ जहाँ का पॉपुलेशन 1,25,000 के अराउंड लेवल है। और वहाँ से मैं एवरी ईयर डबल टीओटी करता हूँ। और मैं आज तक मैंने पीआईटी में कभी इंटरव्यू नहीं किया है। तो ये फर्स्ट टाइम में मेरा फर्स्ट ब्रीफिंग से जैसे सबको मेरा बेसिक पता चले। बेस पता चलेगा तो कितनी बार क्या होता है कि आपने आप भी कहाँ से हो, फिर ऐसा होता है कि बड़ा एजेंट है वही बड़ा कर सकता है। मेरा 2006 से एजेंसी लिया है। 3 साल मैंने एजेंसी में 12, पहले साल 18, फिर 20, फिर 11 पॉलिसी पे मेरा एजेंसी। लास्ट 3 इयर्स जैसे रिन्यूअल होता है मेरा एजेंसी टर्मिनेट हो गया था। मेरे मैंने सोचा एजेंसी तो टर्मिनेट हो गया, फिर मैंने जैसे ईयर खत्म हुआ मैंने सर को बोला सर अपने इसको एजेंसी कंटिन्यू करने के लिए। बोले मैंने उसमें एक पॉलिसी डाल दिया था। तूने तूने 11 किया था, मैंने उसमें एक सिंगल पॉलिसी डाल दिया था तो वो एजेंसी बच गया। उसके बाद मैं एक प्रोग्राम में गया था जहां मैंने एमडीआरटी शब्द सुना था पहली बार 2010 में। उस एमडीआरटी शब्द से मैं इतना इंस्पायर हुआ था कि नेक्स्ट डे मैंने मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर को आके पूछा था कि सर ये एमडीआरटी क्या होता है। ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए ताली नहीं बजनी चाहिए कि जिसकी वजह से आज ये डबल टीओटी आपके सामने खड़ा है। दोस्तों उस एमडीआरटी शब्द सूरत में कॉन्फ्रेंस था आईओई का। तो नेक्स्ट डे मैंने मेरे डीओ को पूछा सर ये एमडीआरटी क्या होता है। उन्होंने एक शब्द बोला था बट बोले तू ये एमडीआरटी बात छोड़, क्योंकि ये अपने बड़ों अपना काम नहीं है। ये एजेंट के ब्रांच के 2 ही टीओ एमडीआरटी हुआ करते थे मेरी ब्रांच में, तो अपना काम नहीं है। वो करते हैं, तू बढ़िया, तू तो ये एजेंसी चला ले, 12 पॉलिसी कर ले, वही मेरे लिए बहुत है। नहीं सर मुझे तो करना है, मुझे तो करना है, तो यही करना है, नहीं तो ये एजेंट काम ही नहीं करना है। तो दोस्तों उसी साल मैंने शायद 6 महीने बाकी थे उसमें, वो 6 मंथ में मैंने एमडीआरटी कंप्लीट, फर्स्ट बाय एमडीआरटी मैंने कंप्लीट किया था 2011 एमडीआरटी। तो उसके बाद दोस्तों कभी ये गाथा रुकी नहीं है। एमडीआरटी एक साल और एमडीआरटी, उसके बाद 2-3 साल वो एमडीआरटी चला, उसके बाद डबल एमडीआरटी, उसके बाद टीओटी, फोर्थ 4 टाइम एमडीआरटी, उसके बाद टीओटी। लेकिन टीओटी के बाद ये गाड़ी रुक गई थी। तो उस समय एक एक घटना मेरे साथ घटी। शायद कॉन्फ्रेंस में गया था, शायद वो चेंज आपकी लाइफ में आता है। वहां पे कितनी बार क्या होता है, मेरी ब्रांच का टारगेट है 10 करोड़ 20 करोड़, तो मेरा टारगेट क्या है। तो वहां पे एक बताया गया था कि अपना जो टारगेट है ना वो ऐसे होना चाहिए। मुझे इस साल मुझे लास्ट ईयर मैंने 50 लाख रुपए प्रीमियम किया है। इस बार मैं क्या सोच सकता हूँ, 50 लाख को मैं 75 लाख करूंगा, 1 करोड़ करूंगा। लेकिन इसको वो 50 लाख की जगह पे मैंने 10 करोड़ सोचा। तो उसकी जगह पे फर्स्ट ईयर 1 करोड़ हुआ, फिर 2 करोड़ हुआ, फिर 4 करोड़ हुआ। ऐसे 4 करोड़ लास्ट ईयर मेरा प्रीमियम था। मेरी ब्रांच का 20% और मेरी यूनिट का 40% बिजनेस मेरे अकेले का था। और ब्रांच मैनेजर एवरी टाइम अपने से एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप हो ना। अभी ब्रांच मैनेजर ऐसे बोले आप हो ना, तो कल भी शायद ब्रांच मैनेजर का मैंने 32 लाख का प्रीमियम डिपॉजिट किया कल। तो अपना टारगेट 10 टाइम 20 टाइम जो भी आपको करना है एमडीआरटी। आप 20 टाइम सोचो ना, सोचने का पैसा थोड़ी होता है, सोचने का पैसा होता है, नहीं होता है। तो आप जितना बड़ा सोचोगे, अच्छा आपने 20 एमडीआरटी सोचा है और 3 हो गया तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। आपने तो एक किया था और 3 आ गए और 6 हो गया। मेरे डिवीजन का जब मीटिंग हुआ था ना, तो तब कोई टीओटी नहीं बनता था। लेकिन मेरे मेरे अपने जेडएम साहब आए थे, मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि सर इस नडियाद डिवीजन का पूरा हिस्ट्री चेंज करने वाला हूं मैं। उस फर्स्ट ईयर मैंने एमडी साहब थे, शायद उसके बाद एमडी साहब अपने वेणुगोपाल साहब जेडएम एमडी बन के आए थे। अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने बोला था उस साल पूरे अहमदाबाद डिवीजन में एक ही टीओटी हुआ था। उस एक साल कहीं पूरा ब्रेक था। और और उन्होंने बहुत अच्छा स्पीच यहाँ पे भी, मुंबई भी और अपर लेवल पे भी मुझे बहुत एंकरेज किया था और बहुत प्रोत्साहित किया था। तो दोस्तों इस तरह से मैंने मेरी जो भी ये कहानी थी मैंने आपको बताई। अब आप लोग कुछ लेने ऐसा आए हैं कि जो सेल्स
या मैं मेरा काम कैसे करता हूँ। आज भी दोस्तों मैं डेली मेरा वर्किंग टाइम 9:30 में, मेरे ऑफिस 9:30 टू 9:45 में मेरे ऑफिस पे पहुंच जाता हूँ। और डेली मॉर्निंग 1 आवर्स लोग क्या करते हैं कि डेली मॉर्निंग आने के बाद ऑफिस को देते हैं 1 घंटा, कि ऑफिस में क्या काम उनको करना है, तुमको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, पहले अपना टू डू करना है कि मुझे आज क्या करना है, कितने कॉल प्रेजेंट करने हैं, उन सबको मैं कॉलिंग करता हूँ मॉर्निंग एवरी 1 आवर टू 35 मिनट्स में सब कस्टमर्स को पहले कॉल। क्योंकि मॉर्निंग आप इतना समझ लो, जो आपने 9 से 10 के बीच में जितने भी कॉल किए हैं, वो कस्टमर अपनी ऑफिस पे नहीं पहुंचा है और उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक है। तो आप अपना अपॉइंटमेंट्स क्रिएट करोगे तो वो जल्दी आपको अपॉइंटमेंट्स के लिए रेडी हो जाएगा। और दूसरा, आप उसके लिए क्यों मिलना चाहते हैं, इंश्योरेंस वो मेन प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, इंश्योरेंस इज अ बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। आपको, आप कभी भी मैं इंश्योरेंस के लिए आपको मिलना चाहता हूं, मैं ऐसे नहीं बोलता हूं। आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल अपडेट करने के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो आप ऐसा कुछ बोलोगे, ऐसा कोई शब्द बोलना है कि आज तक उसको किसी ने न बोला है, और ऐसा शब्द आप बोलोगे तो 100% वो ऐसा तो चाहेगा कि इस बंदे से मुझे मिलना है। और मेरा रेफरल कॉल बहुत अच्छा होता है, मैं ज्यादातर कॉल रेफरल ही करता हूँ। क्योंकि हैप्पी कस्टमर आपको बहुत हैप्पी कस्टमर दे सकता है, जो थर्ड पार्टी इंप्रेशन कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता है। और मैं मेरे कस्टमर से ज्यादातर ज्यादातर मैं गिफ्टिंग पे ज्यादा वर्क करता हूँ, कि बर्थडे या ऐसा कुछ भी सेलिब्रेशन है तो मेरा एक प्रेजेंट, मैं हूं कि नहीं हूं, लेकिन मेरा कुछ ना कुछ ऐसा प्रेजेंट उनके फैमिलीज में पहुंचता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि उसकी फैमिलियर में एज अ फैमिलियर के मुझे ट्रीट किया जाता है। वो एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं है ना, मैं उनको ऐसा समझता हूँ, मैं समझता हूँ मेरा एक फैमिली मेंबर और बड़ा है। मैं उसको मेरा क्लाइंट नहीं समझता हूँ कि वो मेरा क्लाइंट है, मैं समझता हूँ कि वो मेरा फैमिली मेंबर और बड़ा है। और अभी ऐसा हुआ है कि कुछ कुछ प्रोग्राम जहाँ के फैमिली के कुछ 20 या 25%, क्योंकि अभी कोविड की वजह से लोग बहुत रिस्ट्रिक्टेड प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ कुछ 20 लोग या 22 लोग इन्वाइट होते हैं, उसमें मैं होता हूँ। अभी मेरे क्लाइंट ने एक उदयपुर शादी रखी थी, शायद वो बहुत रिचेस्ट और बहुत रेपुटेड पर्सन है। पूरी सिटी से 200 लोगों को इनवाइट किया था विथ ऑल फैमिलीज मेंबर। उस 200 मेंबर में मेरा नाम था। स्वीट से लेके हर वो चीज अपने लिए उन्होंने बुक किया था। और ये कब मिलेगा प्रिविलेज, ये सब कब मिलेगा, जब आप अपनी लाइफ, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करोगे। तो इस तरह से मैं मेरा काम करता हूँ। और एक बर्थडे केक मैंने 10 करोड़ का एक पॉलिसी सेल किया था। उस पे मेरे एक बर्थडे केक ने इतना रोल अदा किया था कि मैंने एक फादर को, मैं गिफ्टिंग कैसे करता हूँ, मैं कोई भी गिफ्टिंग करता हूँ वो सिंपल गिफ्टिंग नहीं होता है, ओनली ऑन कस्टमाइज, कस्टमाइज ही करके उनका फोटोज है या कुछ भी ऐसा कुछ स्पेशलिस्ट करके। लास्ट एक बार एक केक मैंने एक फादर को भेजा था, उसके लड़के को दिया कि भाई आपके पापा के ऊपर लिखा था पापा, भाई आपको ये लेके जाना है। तो वो घर पे रात को पापा के लिए केक लेके गए। तो उनकी फैमिली में कुछ फाइनेंस, उनके दोनों पापा और उनके बीच में, लेकिन वो पापा केक लेके आए हैं और ऊपर लिखा है पापा, और आज पापा का बर्थडे है, तो केक बच्चों ने मिलके पापा का पूरा काटा। और फिर दोस्तों ऐसा हुआ कि उन फादर भले एक घर में रह रहे थे, लेकिन एक रिलेशन अच्छे बिल्डअप नहीं हो रहे थे, नहीं थे उनके बीच में। लेकिन वो केक काटने से उनके में इतना, सब जो भी मन में मुटाव थे सब दूर हो गए। और उससे उस पार्टी ने मुझे बुलाया, बोले ऐसे 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 था, लेकिन उसको तो नहीं, उसने, मुझे तो नहीं पता है कि ये कुछ था, लेकिन मेरा इंटेंशन था कि भाई एक बच्चे की तरफ से पापा की तरफ से केक जाए। ऐसे कभी कभी अपनी वाइफ के लिए कोई याद नहीं रखता है, क्योंकि वो रोज अपनी लाइफ में इतना सब बिजी है। तो मैं वो स्पेशलाइज करने के लिए, उनके हैप्पी रिलेशन बने, उनकी फैमिली में कैसे हैप्पीनेस आए, उस पर डेली वर्क करता हूँ। डेली कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज में फोकस करता हूँ। मैं सेल करने में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं क्या ऐड कर सकता हूँ। क्योंकि आपने जिस दिन देना चालू किया ना, लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कभी भी किसी कस्टमर का पास बैठो, देखो कितनी बार क्या होता है कि आप बोल रहे हो कि मैं ये सेल करने आया हूँ, अपने को ये प्रोडक्ट लेना है। जैसे सोनल जी ने बहुत अच्छा बोला कि मैं कभी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता, आई एम सेल टू कंसेप्ट।
कभी भी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना। उन्होंने क्या किया हुआ है, उसका क्या है, उसको समझने की कोशिश करो। लेकिन क्योंकि जब तक आप उसको समझोगे नहीं, तब तक उसको बेस्ट एडवाइस कैसे दे पाओगे? उसको समझने की कोशिश करो। जिस दिन आपने उसको समझना स्टार्ट किया, देखो ये प्रोसेस बड़ा इंश्योरेंस, HNI इंश्योरेंस, वो एक दिन या 2 दिन में नहीं सेल होता है। उसके लिए आपको उसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। रिलेशन बिल्डिंग, आपके और बीच में रिलेशन ब्रिज बनना चाहिए। उसको वो कंफर्ट फील होना चाहिए कि ये लेने नहीं आया, ये मुझे कुछ देने आया है। ये कुछ लेने नहीं आया, ये मुझे कुछ देने आया है, मेरी लाइफ में कुछ ऐड करने आया है, मेरी मुझे समझने आया है। अच्छा, आज तक कोई इंश्योरेंस एडवाइजर जाके किसी को समझा है? वो जाके सेल करने की बात करता है। लेकिन जिस दिन आपने उसकी फाइनेंशियल, फैमिली, हेल्थ, इस बारे में, उसकी फाइनेंशियल कहाँ का लूज फॉल है, जहां पे उसको फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, उस फाइनेंशियली लॉस को कवर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी ऐसी एजेंसी है जो थ्रू आउट उनको हेल्प कर सकती है। आप नहीं कर सकते तो कहीं और से करवाओ। फाइनेंशियली, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, फैमिली में हेल्थ का किसी इश्यू है, कोई अच्छे डॉक्टर्स हैं, कोई अच्छे मेडिटेशन है। बहुत लाइफ में बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन उसकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है। स्ट्रेस कैसे कम करवा सकते हो आप? ऐसी अदर देन बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ऐसी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज से आप जुड़ो और उनसे उनको उससे कनेक्ट करो। और जैसे कनेक्ट हुआ ना, और उसके बाद जैसे आपके और उसके बीच में रिलेशन ब्रिज बना ना, आपको सेल करने की जरूरत नहीं। वो आपको बोलेगा कि अपने को क्या करना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने उसके लिए कुछ किया है, तो उसके मन में भी एक सवाल होता है, मैं इसके लिए क्या करूं।